हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग इन्वायरमेंट की एक पूरी सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस सीरीज़ में एक तो हम लोग जो मंथ के इन्वायरमेंट होते हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट भारत के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, बॉडीज़ हैं, जैसे एनजीटी वगैरह हुआ, इन सब को भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो वीडियो 1 था उसमें हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो एक्ट हैं, बॉडीज़ हैं, उनकी चर्चा की थी। और देखिए, आज का जो वीडियो है ये दूसरा और आखिरी वीडियो है इस संबंध में, और इसमें जितनी भी भारत में बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं वगैरह हैं उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। और आप खुद देखेंगे कि जो हम लोग संस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगातार करंट में बनी रहती हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें विश्व स्तर पे जो भी ऐसी संस्थाएं जैसे IUCN हुआ और जो भी ऐसे एक्ट हैं या फिर आपका UNEP हुआ, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के 1-2 वीडियोज़ में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि भारत की संस्थाओं, भारत के एक्ट्स के बारे में है जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। तो देखिए, पहली जो हमारी बॉडी है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बॉडी है और इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी कि NGT एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि कोई क्वेश्चन आए तो आप करके आएँ। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये हुआ था 1992 में। इसके अंतर्गत भारत ने एक तरह से कह लीजिए कि एक प्रतिज्ञा ली कि जो भारत की जनता है या भारत के जो लोग हैं जो कि पॉल्यूशन के विक्टिम हैं, यानी कि जिन्हें पॉल्यूशन की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिनको इन्वायरमेंटल डैमेज सहना पड़ रहा है, तो उनको भारत क्या करेगा, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ प्रदान करेगा। यानी कि ऐसे लोग, मान लीजिए हम और आप, जो पॉल्यूशन की समस्या से लड़ रहे हैं, जिनको इन्वायरमेंट का जो डैमेज हो रहा है उस सब से लड़ रहे हैं, तो उनको भारत ने या भारत की सरकार ने ये प्रतिज्ञा ली कि उन लोगों को, यानी हम जैसे लोगों को, कुछ न्यायिकीय सहायताएं और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक सहायताएं हैं वो दी जाएंगी। तो देखिए, न्यायिक रेमेडीज़ का मतलब होता है हिंदी में उपचार। तो न्यायिक उपचार का यही मतलब होगा, जैसे आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है बार बार, तो आप NGT में जा सकते हैं, इसके बारे में आप वहाँ पे मुकदमा दायर कर सकते हैं और तुरंत आपको एक सहायता या सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये देखिए, NGT का काम हो गया। और कहाँ से आया है ये, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी, वहाँ पे जो भारत ने प्रतिज्ञा ली थी, ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी। अब ये किसके अंतर्गत आया है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत NGT को सेट किया गया है। अब देखिए, भारत का जो आर्टिकल 21 है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये हम लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि एक हेल्थी इन्वायरमेंट का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि हम लोगों को ये अधिकार है कि हम लोग एक जो कह लीजिए स्वास्थ्यकारी वातावरण है उसमें जीवित रहें, तो उसको ये लागू करता है NGT। और देखिए, ये क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट के केस हैं उनको बहुत ही तेज़ी से सुनता है और बहुत तेज़ी से निपटारा करता है। मेन बात यह है कि कोई भी केस NGT में 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता है, यानी कि 6 महीने में NGT हर केस का निर्णय सुना देता है। तभी तो हम लोगों को मान लीजिए आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है और आपको 5 साल के बाद NGT ऑर्डर दे पाए कि कूड़ा हटना चाहिए, तो फिर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसकी खास बात यही है कि 6 महीने के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए, NGT हैज़ 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी 5 कह लीजिए बेंचें हैं अलग अलग जगहों पे। तो जो नई दिल्ली में है वो प्रिंसिपल प्लेस पे है, यानी कि मेन जो ब्रांच है इसकी वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी इसकी ब्रांचेस हैं। अब देखिए, NGT का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो NGT है इसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल लिखा है, द ट्रिब्यूनल कंप्राइजेज ऑफ द चेयरपर्सन, यानी कि एक चेयरपर्सन होता है, द जुडिशियल मेंबर्स, यानी कि कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं और कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। तो एक चेयरपर्सन हो गया, यानी कि चेयरपर्सन मतलब जो मुख्य हो गया अधिकारी। फिर कुछ लोग ऐसे लोग हो गए जो जुडिशियल मेंबर हैं, यानी कि जिनके पास न्यायिक जानकारी है, यानी कि कानून वगैरह की। और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स का मतलब हो गया जिनको पर्यावरण के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी है। और देखिए, ये सब 5 साल के लिए अपना टर्म होल्ड करते हैं, या कह लीजिए 5 साल तक ये लोग अपने पद पे रहते हैं और कोई भी इसमें दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप मान लीजिए NGT में 5 साल तक के लिए एक बार काम कर चुके हैं तो दोबारा आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, चेयरपर्सन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? चेयरपर्सन को नियुक्त करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी केंद्र सरकार, लेकिन इसमें हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो, उनका भी कंसल्टेशन या उनकी भी सलाह लेती है केंद्र सरकार। अब देखिए, ए सिलेक्शन कमेटी शैल बी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। तो अब चेयरपर्सन को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सहायता से उसकी सलाह पे नियुक्त कर दिया, लेकिन जो ये जुडिशियल मेंबर बच रहे हैं ये वाले और जो एक्सपर्ट मेंबर बच रहे हैं, तो इनको नियुक्त करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बना दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। देयर आर टू बी एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स इन द ट्रिब्यूनल, यानी कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 जो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर इस ट्रिब्यूनल में होते हैं। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि जो ट्रिब्यूनल है इसका ज्यूरिडिक्शन है ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। यानी कि देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सिविल मामले होते हैं, यानी कि जो सिविल केसेस होते हैं वहाँ तक इसका ज्यूरिडिक्शन है, यानी वहीं तक ये सुनवाई कर सकता है। उसमें भी ये जो मामले हैं किससे जुड़े हुए होना चाहिए? जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनजीटी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो सिविल मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। अब देखिए, ट्रिब्यूनल जो है ये किसी भी जो आपका सीआरपीसी के जो प्रोसीजर होते हैं, जो कि आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, उसके अंतर्गत ये सॉरी मैंने सीआरपीसी बोल दिया, वो गलत हो जाएगा, सीआरपीसी क्रिमिनल वाला है। तो खैर, जो आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल आपका बाध्य नहीं है। यानी कि आपका जो ये एनजीटी है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत अपने निर्णय नहीं देता है, बल्कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यानी न्याय प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये अपने सारे निर्णय देता है। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो एनजीटी अपने निर्णय देता है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत देता है, ना कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 हैव बीन केप्ट आउट ऑफ एनजीटीज ज्यूरिडिक्शन। यानी कि ये दो एक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एनजीटी का कह लीजिए न्यायिक अधिकार नहीं है, या जिनके मामले को एनजीटी सुनवाई नहीं कर सकता। तो अगर आपसे पूछा जाता है एनजीटी किन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसकी, और दूसरा जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 है इसकी, तो इन दो एक्ट्स के अंतर्गत एनजीटी सुनवाई नहीं करता है। अब देखिए, अगला है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशंस। तो ये बहुत ही मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछे जाने की उतनी संभावना भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। तो जो आपके समुद्र होते हैं, जो बेज होती हैं, जो एस्चुरी होती हैं, जो क्रीक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं जो यानी नदियाँ होती हैं, और भी जो बैक वाटर्स बॉडीज़ होती हैं, तो ये सारी, या फिर कह लीजिए कि ऐसी सारी बॉडीज़ जहाँ पे टाइड्स आते हैं, टाइड्स मतलब ज्वार भाटा टाइप का, जहाँ पे टाइडल एक्शन होता रहता है, उन सभी को कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि उन सभी को एक कह लीजिए कि ऐसा क्षेत्र माना गया है जिनका तट है और वहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि कुछ कह लीजिए कि नियम अधिनियम जो हैं वहाँ पे लागू किए गए हैं। तो दो अथॉरिटी होती हैं इसके अंतर्गत, एक हो गया नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और दूसरी हो गई स्टेट की। यानी कि केंद्र सरकार की एक हो गई कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसी तरह से एक स्टेट की कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गई। ये क्या करेंगी? जाहिर सी बात है कि इसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, कोस्टल रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, उनको लागू करेंगी। तो ये अथॉरिटीज़ जो हैं, यानी कि ये दोनों अथॉरिटीज़ जो हैं, सेंटर की भी और स्टेट की भी, ये अथॉरिटीज़ अपनी पावर कहाँ से ग्रहण करती हैं? जो इन्वायरमेंट एक्ट 1986 है। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट एक्ट 1986 जो है एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह काम करता है, और बहुत सारे जो दूसरे अधिनियम बनाए गए हैं उनके लिए ये एक तरह से कह लीजिए बेस या नींव का काम करता है। तो ये अथॉरिटीज़ क्या करती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जो हमारा कोस्टल जोन है, यानी कि जो हमारा तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, वहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये सारे काम जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है इसके अंतर्गत आपकी नेशनल और स्टेट की जो अथॉरिटी है वो करती है।
अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए इसको समझते हैं। द एक्ट क्रिएटेड 6 शेड्यूल्स विच गेव वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू क्लासेज ऑफ फ्लोरा और एंड फौना, यानी कि जो जीव जंतु और जो वनस्पतियाँ हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती हैं, जंगल के अंतर्गत आती हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी कि उनको एक तरह से कह लीजिए कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत 6 शेड्यूल यानी 6 सूचियाँ बनाई गई हैं। जैसे सूची नंबर 1 उसमें कुछ जीव जंतु हैं, सूची नंबर 2 उसमें कुछ जीव जंतु हैं। अच्छा, ये सूचियाँ करती क्या हैं? अब जैसे कोई जीव जंतु पहली दूसरी सूची में है तो यानी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब अगर आप उनका शिकार करेंगे या कुछ करेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी कार्यवाही होगी। तो ये सब करने के लिए ये सूचियाँ होती हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत और क्या है, स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, यानी कि स्टेट के अंदर वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड होते हैं। और ये क्या काम करता है, रेगुलेशन फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि जो जंगली जानवर हैं, जो जंगली पक्षी हैं, तो इनका अगर आप शिकार करते हैं तो उसके लिए ये रूल एंड रेगुलेशन बनाता है कि आप किन जानवरों को लिमिटेड कर सकते हैं, किन का बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें। इसके साथ ही जो सेंचुरीज़ होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिज़र्व होते हैं, इन सब का भी इस्टेब्लिशमेंट या फिर कह लीजिए इन सब का भी एक तरह से कह लीजिए कि इनकी भी नींव रखी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। और देखिए जो वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड होता है, इन सारी चीज़ों का भी रेगुलेशन यानी कि इन सारी चीज़ों पे भी नियंत्रण किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। अगर आप इस एक्ट की जो बातें हैं उनको मानते नहीं हैं, यानी कि उनका वायलेशन करते हैं, तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है, जुडिशली इम्पोज्ड पेनाल्टी, यानी कि आपके ऊपर न्यायिक रूप से दंड भी आपको दिया जा सकता है। हार्मिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट इज़ प्रोहिबिटेड थ्रू आउट इंडिया, यानी कि अब देखिए अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था कि इसके अंतर्गत कुछ सूचियाँ बना दी जाती है 1, 2। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो सूची है उसके बारे में मैंने बात करी है, जो कि शेड्यूल 1 या सूची 1 है। उसके अंतर्गत जो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ घोषित की जाती हैं, यानी कि ऐसी प्रजातियाँ जो बहुत ज़्यादा संकट में हैं, तो उनका शिकार करना, उनको नुकसान किसी भी तरह से पहुंचाना पूरे के पूरे भारत में कह लीजिए प्रोहिबिटेड होता है, या कह लीजिए कि उसके ऊपर बैन लगा होता है। तो आप जो शेड्यूल 1 के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज़, उनको पूरे भारत के अंतर्गत कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब देखिए इसी एक्ट से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को का गठन किया गया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, यानी कि एक सांविधिक संस्था या एक सांविधिक संस्था सबसे अच्छा वर्ड होगा। तो एक सांविधिक संस्था के रूप में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया है। ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंतर्गत। ये क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है क्या, एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि ये एडवाइस देने का काम करती है किसके ऊपर, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित इशू होते हैं, यानी कि कैसे जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाए, इससे संबंधित जो मामले होते हैं, उसके लिए ये जो हमारी केंद्र सरकार है उसको अपनी एडवाइस देती है, उसको सलाह देती है। ये एक एपेक्स बॉडी है, यानी कि मेन बॉडी है, या कह लीजिए प्रमुख बॉडी है, टू रिव्यू एंड अप्रूव ऑल मैटर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एट्सेट्रा। यानी कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो भी रिलेटेड मैटर होते हैं वाइल्ड लाइफ से, यानी कि जो भी जंगली जीव जंतुओं से रिलेटेड मैटर होते हैं, नेशनल पार्क से जुड़े हुए मैटर होते हैं, जो सेंचुरीज़ होती हैं उनसे जुड़े हुए जो मैटर होते हैं, उन सब के बारे में डिसीज़न लेने वाली ये एपेक्स बॉडी है, यानी कि मुख्य संस्था है। अच्छा, इसका चीफ फंक्शन क्या है, यानी कि मुख्य इसका कह लीजिए काम क्या है, टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल है और जो जंगल के जीव जंतु हैं उनका कंजर्वेशन करना, उनकी रक्षा करना, और डेवलपमेंट यानी कि उनका लगातार कह लीजिए कि उनकी संख्या में वृद्धि करना, डेवलपमेंट करना उनका, ये जो है इसका काम है। अब देखिए ये संस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसके मुख्य अधिकारी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि कोई संस्था जिसका काम भारत के प्रधानमंत्री देखते हैं कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब देखिए इसी के अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, सेम एक्ट के अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक सांविधिक संस्था है, किसके अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। जाहिर सी बात है इसी के अंतर्गत काम करेगी।
और इट गिव्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर विच वाज लॉन्च्ड इन 1973। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में चल रहा है 1973 से, उसका कामकाज देखती है, उसको एक तरह से सांविधिक अथॉरिटी देती है, उसको एक तरह से कह लीजिए कानूनी रूप से उसका कामकाज करती है। अब देखिए जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला आता है सेंचुरीज़, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे एरिया बनाए गए हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पे जीव जंतुओं को स्पेशल संरक्षण मिलता है। तो इसमें आता है पहला सेंचुरी। तो सेंचुरी इज़ ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज वेयर इंजर्ड, अबॉन्डेंट एंड अब्यूज्ड वाइल्ड लाइफ इज़ अलाउड टू लिव इन पीस इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी कि कोई जीव जंतु हैं जो इंजर्ड हो गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, उनको इन्हीं सेंचुरी में छोड़ दिया जाता है, इन्हीं सेंचुरी में छोड़ दिया जाता है। और वहाँ पे ये एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक जो प्राकृतिक वातावरण होता है, उसमें आराम से रहते हैं और कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इनको नहीं सहना होता, यानी कि मनुष्य वहाँ जाके छेड़छाड़ नहीं करता है। सेंचुरी को कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाके घोषित कर सकती है कि ये जो पूरा एरिया है इसे सेंचुरी कहा जाएगा। और फिर देखिए इसकी जो बाउंड्री है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, या फिर कह लीजिए जो राज्य की विधानसभा होती है, वो केवल एक रेजोल्यूशन लाके इसकी बाउंड्रीज़ में चेंज कर सकती है, यानी सेंचुरीज़ की। तो इसके लिए कोई आपको एक्ट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज टिम्बर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो आपकी लकड़ी काटना वगैरह होता है, कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जंगल के छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, पत्ते होते हैं, कुछ फल होते हैं, इन चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। और प्राइवेट ओनरशिप राइट्स, यानी कि कुछ लोगों की जो निजी ज़मीनें होती हैं, ये सब चीज़ें परमिट कर दी जाती हैं, यानी कि आप ये सब काम सेंचुरीज़ में कर सकते हैं। लकड़ी काटना हो गया, या लकड़ी कह लीजिए टिम्बर हार्वेस्टिंग, एक तरह से लकड़ी का उत्पादन करना जो हो गया, कुछ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट इकट्ठा करना हो गया, ये सारे काम आप कर सकते हैं, जब तक कि आपकी एक्टिविटीज़ से जो वहाँ के जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँच रहा है। तो ये हो गई सेंचुरी। दूसरा आता है नेशनल पार्क। ये क्या होता है? नेशनल पार्क्स आर द एरियाज दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है, उसकी रक्षा करने के लिए नेशनल पार्क का गठन किया जाता है। और नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो राज्य सरकार है वो एक नोटिफिकेशन लाके नेशनल पार्क का गठन कर सकती है, किसी भी एरिया को बता सकती है कि ये नेशनल पार्क बनाया जाएगा। नो अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब तक कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक रेजोल्यूशन नहीं पास कर देती है, तब तक नेशनल पार्क की बाउंड्री में किसी भी तरह का कोई कह लीजिए कि नेशनल पार्क की बाउंड्री में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं लाया जा सकता, और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों ने सेंचुरी में देखा था कि आप जंगल में जाके लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ के फूल पौधे इकट्ठे कर सकते हैं, तो नेशनल पार्क में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आता है कंजर्वेशन रिजर्व। तो स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एन एरिया एज कंजर्वेशन रिजर्व आफ्टर कंसल्टिंग विद लोकल कम्युनिटीज़, यानी कि जो लोकल की कम्युनिटी हैं, यानी कि वहाँ के जो गांव हो गए, पंचायत हो गई, उन सब से डिस्कस करने के बाद, उन सब से सलाह मशविरा करने के बाद किसी भी एरिया को राज्य सरकार कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित कर सकती है। कम्युनिटी रिजर्व क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करेगी, लेकिन कैसे? मान लीजिए किसी की प्राइवेट ज़मीन है, या किसी मान लीजिए संस्था की ज़मीन है, यानी किसी गांव की पंचायत की ज़मीन है, तो जब उन लोगों से कंसल्टेशन हो जाएगा, वहाँ के लोग राज़ी होंगे कि हाँ, हम इस ज़मीन को जो है कम्युनिटी रिजर्व के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं, तो जब वो इस तरह से वॉलंटियर के रूप में काम करने को राज़ी होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित कर देती है। आखिरी में आ रहा है टाइगर रिजर्व। तो दीज एरियाज़ आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, यानी कि ये जो एरिया होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइगर्स पे ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से टाइगर्स का प्रोटेक्शन हो सके इसके ऊपर। और दे आर डिक्लेयर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है हमारे भारत में, उसकी रिकमेंडेशन या उसकी सलाह के आधार पे इनको डिक्लेयर किया जाता है।
अब देखिए अगला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बहुत ही इजी सा एक्ट है, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। इसका काम देखिए ये है, मैं आपको शॉर्ट में ऐसे ही बता रहा हूँ पहले कि इसका काम बस ये है कि मान लीजिए भारत में जो इन बायोलॉजी से जुड़ी हुई या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई जो भी नॉलेज है, या फिर जो भारत के पास रिसोर्सेज हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, या इनसे संबंधित भारत के पास जो नॉलेज है इन सारी चीज़ों की, जैसे कि आयुर्वेद वगैरह की, तो ये एक्ट इस काम को करता है कि ये सारी नॉलेज तब तक भारत के बाहर ना जा पाए, तब तक इनका उपयोग दूसरे देश ना कर पाएँ, जब तक कि वो जो है हमारे साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि इससे जो उनको लाभ होने वाला है, जब तक कि उसको वो हमारे साथ शेयर करने पे राज़ी ना हो, तब तक कि वो जो है इस नॉलेज का यूज़ ना कर पाएँ। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। मान लीजिए कोई देश है, उसने भारत की किसी नॉलेज से कोई दवा बनाई और उसके बाद भारत को ही 4 गुने दाम पे बेचे, तो ऐसा ना हो पाए, इसके लिए ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। तो अब इसे थ्योरी में पढ़ लेते हैं। जो चीज़ें नहीं होंगी उन्हीं की मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा, बाकी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। तो द लेजिस्लेशन एम्स एट रेगुलेटिंग एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सो एज टू इंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज़। तो वही बात आ गई जो अभी हम लोगों ने देखी। प्रोटेक्ट इंडियाज़ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज अगेंस्ट देयर यूज़ बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच यूज़ एंड टू चेक बायो पायरेसी। देखिए सेम वही बात आ गई पहले 2 सेंटेंस में जो हम लोगों ने अभी हिंदी में डिस्कस की। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप मैं फिर से पढ़ता हूँ। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इन लोकल बॉडीज़। यानी कि इसके अंतर्गत 3 तरह की बॉडीज़ का गठन किया जाता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जाहिर सी बात है नेशन के रूप में या फिर देश के लेवल पे काम करेगी। स्टेट की बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो स्टेट के लेवल पे काम करेगी, और फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो हमारी लोकल बॉडी होती है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इनके लेवल पे जो काम करेगी। अब देखिए NBA के पास जो है पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती हैं, यानी कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो जो काम सिविल कोर्ट करता है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कर सकती है। अब देखिए फिर आता है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारी पर्यावरण का मंत्रालय है, उसने कुछ रूल्स को नोटिफाई किया, यानी कि कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि जो हमारे यहाँ के वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं हमारे यहाँ की, उनका आगे अब कोई भी नुकसान ना हो सके। वेटलैंड क्या होते हैं, देखिए हम लोगों ने पिछला जो वीडियो है उसमें अच्छे से पढ़ा है। फिर भी देखिए वेटलैंड ऐसे स्थान होते हैं जहाँ की ज़मीन दलदली होती है, साल के कुछ समय में या पूरे साल वहाँ पे पानी भरा रहता है। तो इस वजह से जो मिट्टी होती है उसके अणुओं में पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसीलिए वहाँ पे इसी तरह की वनस्पति पाई जाती है जो कि दलदली क्षेत्रों में होती है। तो ये वेटलैंड हो गया। अब देखिए वेटलैंड में के लिए क्या रूल किए गए हैं। तो द रूल्स स्पेसिफाई एक्टिविटीज़ विच आर हार्मफुल टू वेटलैंड सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो वेटलैंड्स हैं, जो ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते आप, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, आपका जो अनट्रीटेड वेस्ट है, यानी कि ऐसा वेस्ट जिसका अभी ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, जिसमें अभी पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, जिसमें अभी कह लीजिए जो अभी प्रदूषित है ऐसा वेस्ट, उसको जाके वहाँ पे आप डंप नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। डिक्लेमिनेशन एंड प्रोहिबिट दीज एक्टिविटीज़ इन द वेटलैंड, यानी कि यही सारी बातें जो हम लोगों ने देखी, इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वेटलैंड्स में नहीं कर सकते। इसी के साथ हार्वेस्टिंग है, ड्रेजिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको करना है, यानी कि वेटलैंड में अगर आप रहते हैं किसी और वहाँ पे आपको खेती वगैरह करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगी, या कह लीजिए कि ये जो इसकी अथॉरिटी है उससे आपको परमिशन लेना होगी। अथॉरिटी कौन सी है, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये इन सब बारे में परमिशन देती है कि वेटलैंड में आप खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की। और ये इसी के अंतर्गत वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, और ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स को इंश्योर करती है, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं वेटलैंड्स के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, यानी कि उनको अच्छे से लागू किया जा सके, इसे इंश्योर करती है हमारी ये वेटलैंड की जो अथॉरिटी है वो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन के वीडियो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब अगले वीडियो में हम लोग जैसे कि आपका COP हो गया,
इस तरह के और भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। इसी तरह से फिर आपका IUCN हो गया, UNEP हो गया। तो ऐसी जो मेन बॉडीज़ हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, यूनाइटेड नेशन के लेवल पे काम करती हैं, इसी तरह के जो एक्ट्स हैं जैसे कि साइट्स हो गया, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।